हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल गाइस और स्टडी में। मेरा नाम है गाइस सौरभ कुमार और आज जो है गाइस मैं फिर दोबारा से आपके लिए क्लास 12th का गाइस पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर लेकर आ चुका हूँ आपकी सेकंड बुक का। आपका जो चैप्टर है गाइस राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, ठीक है, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है द चैलेंज ऑफ द नेशन बिल्डिंग। फर्स्ट चैप्टर आपकी सेकंड बुक का। इस पे ऑलरेडी मैं फर्स्ट पार्ट अपलोड कर चुका हूँ, एक पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में आई बटन में लिंक है, पहले आप वो देखो, देन आप ये देखिए, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है यहाँ से भाई। बहुत मज़ा आ जाएगा आपको पढ़ के, क्योंकि इतने अच्छे तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ ना कि आपको बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इससे बाहर कुछ भी नहीं है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो गाइस ये सेकंड पार्ट है, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं एक बार थोड़ा सा मुख्य बिंदु रिकॉल कर देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि सेकंड ये जो हमारा चैप्टर है मेनली भारत का जब विभाजन हुआ था क्या क्या समस्याएं भारत को झेलनी पड़ी थी, किन तीन चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, देसी रजवाड़ों को किस तरीके से भारत में विलय करेंगे हम, ये हमारा थर्ड टॉपिक था मुख्य बिंदु में। और मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग आया था, यानी कि ब्रिटिश प्रांतों वाले सिस्टम को खत्म करके हमने राज्य वाले व्यवस्था को स्थापित किया था, भारत में शुरू किया था। तो ये जो मुख्य दो टॉपिक हमारे बचे थे ना, वही हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से देसी रियासतों को जो था भारत में विलय किया गया था। देसी रियासतें क्या होती है अब मैं आपको बताऊंगा, उस टाइम भी बता चुका था। और किस तरीके से जो था हमने ब्रिटिश प्रांतों को खत्म करके राज्यों के कॉन्सेप्ट को भारत में अप्लाई किया था। तो चलो हम अपना चैप्टर को शुरू कर लेते हैं। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया था, आज़ादी से पहले क्या था, भारत जो था ब्रिटिश इंडिया कहलाता था। और ब्रिटिश इंडिया में क्या होता था, प्रशासन दो स्तर पे चलता था। एक कुछ राज्य ऐसे थे, ठीक है, जहाँ पर ब्रिटिश सरकार डायरेक्टली शासन चलाती थी, उन्हें क्या बोलते थे, ब्रिटिश प्रांत बोलते थे। जबकि कुछ हिस्से ऐसे थे जहाँ पर राजा महाराजा द्वारा शासन चलाया जाता था, ब्रिटिश सरकार के वो अंडर काम करते थे, उन्हें क्या बोलते थे, देसी रजवाड़े हम बोलते थे। और ये जो थे गाइस लगभग 565 थे, जो अलग अलग भाषा, संस्कृति, बोली, खान पान, रहन सहन सभी आधारों पर एक दूसरे से जो थे ये अलग थे। जैसे हैदराबाद हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, मणिपुर हो गया, ठीक है, जूनागढ़ हो गया। तो ये क्या थी गाइस, आपके देसी रजवाड़े थे। आपकी बुक में भी इसका मैप दे रखा है, अगर आप अच्छे से मैप को देखोगे तो आप समझ जाओगे कहाँ कहाँ पे कौन कौन से रजवाड़े थे और उनकी संख्या कितनी थी उस टाइम पीरियड में, लगभग 565 थी। अब जैसे भारत को गाइस आज़ादी मिली थी 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को ना, उससे पहले ही ब्रिटिश सरकार ने घोषणा कर दी थी कि हम भारत को तो आज़ाद करेंगे ही करेंगे, उसी के साथ साथ जो हम इन देसी रियासतों पर से भी अपनी सत्ता को जो है ख़त्म कर देंगे। मतलब हमारा जो इन पे नियंत्रण है वो भी समाप्त हो जाएगा। इनके पास 3 ऑप्शन होंगे। क्या 3 ऑप्शन होंगे, ध्यान से सुनिए। ब्रिटिश सरकार ने बोला कि जैसे हम भारत को आज़ाद करेंगे तो इनको भी आज़ाद कर देंगे। उनके पास 3 मौके, 3 अवसर होंगे। पहला, या तो ये भारत में मिले, दूसरा या तो ये पाकिस्तान में शामिल हो जाए, थर्ड या तो दोनों में शामिल ना होकर अपना ही खुद का स्वतंत्र राज्य बना ले। ये किन्होंने बोला था, जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने इनको जो था छूट दी थी। अब ऐसे में अगर हम इन्हें स्वतंत्र छोड़ देते, इन्हें स्वतंत्र राज्य बनाने देते, तो आप सोच सकते हो ये 565 थे, अगर उनको हम भारत में स्वतंत्र राज्य बनवा देते उनके, तो भारत कितने टुकड़ों में बढ़ जाता। भारत अपनी अखंडता और एकता को समाप्त नहीं करना चाहता था, खोना नहीं चाहता था, क्योंकि भारतीय विदेश नीति का एक तत्व है, इसको बनाए रखना चाहता था। इस वजह से गाइस हमें जो था इन्हें भारत में शामिल करना पड़ा था। तो यहाँ से आप समझ के देसी रियासत किसे कहते हैं। जब ये आज़ाद हुए तो इनके सामने किन 3 अवसरों को दिया गया था, 3 मौके दिए गए थे। तो इनको भारत में जो शामिल किया गया था ना गाइस, वो हमारे किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा। जी हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे जिन्होंने लगभग 565 देसी रियासतों को भारत में शामिल करवाया था, ठीक है। और इन्हें जो है गाइस हम लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। और इन्होंने जो था गाइस इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी 565 देसी रियासतों को भारत में शामिल करने के लिए। जहाँ पर रजवाड़ों के लिए जो था इन्होंने समझाने की जरूरत पड़ी तो उन्होंने समझाया भी, जहाँ पे कूटनीतिक नीति की जरूरत पड़ी तो वहाँ पे इन्होंने चालाकी से काम लिया, और जहाँ पे इन्हें लगा कि बल प्रयोग करना चाहिए तभी ये भारत में शामिल होंगे तो इन्होंने जो था बल प्रयोग भी किया था। और ऐसा जो था गाइस हैदराबाद के परिप्रेक्ष्य में हमें करना पड़ा था, क्योंकि एक ऐसी रियासत थी जो भारत में आसानी से शामिल होने नहीं चाह रहे थे इसके राजा। तो यहाँ से आप क्लियर हो गया कि इनको जो था किसने शामिल करवाया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करवाया था, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। अब ये समझ लीजिए, जब हम इन्हें भारत में शामिल करवा रहे थे ना, तो हम जो था एक पेपर पे जो था इस टाइम पीरियड में इन पे साइन भी करवा रहे थे लिखित रूप पे, यानी कि हमारे पास जो है रिटर्न में एक डॉक्यूमेंट हो जिससे हम ये बयां कर पाएँ कि आपने जो है खुद ही भारत में शामिल होने के लिए अपनी सहमति जाहिर करी है, ताकि बाद में आप ये ना बोल दें कि आपने सिर्फ जो है हमसे, या मैंने तो बोला ही नहीं हम भारत में शामिल हुए, आप झूठ बोल रहे हैं। तो इस तरीके की कोई गड़बड़ ना हो, इसी वजह से लिखित रूप में जो था एक पेपर पेन से साइन करवाए जा रहे थे कि आप जो है भारत में शामिल होंगे
तो आपको लिखित रूप में देना पड़ेगा। तो उसी पेपर को जिन पे साइन करके भारत में शामिल होने की अपनी सहमति जाहिर कर रहे थे उसको बोला जाता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ उसे क्या बोला जाता है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन बोला जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या था। तो देशी रियासतों के राजा महाराजा द्वारा भारत में जब वो शामिल होने के लिए अपनी सहमति जाहिर कर रहे थे और इस तरीके से जो था उन्होंने सहमति जाहिर करते हुए जिस पेपर पे साइन करके भारतीय सरकार को दिए तो उसी विलय पत्र को या घोषणा विलय पत्र को, सहमति पत्र को क्या बोलते हैं हम, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन बोलते हैं। 2 नंबर में 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। अब गाइस क्या हुआ, 565 में जो था लगभग सभी रियासतें जो थी भारत में शामिल हो चुकी थी, लेकिन 4 रियासतें ऐसी थी गाइस जो भारत में शामिल नहीं होना चाह रही थी और उनके लिए जो था गाइस हमें बहुत सारे नए नए तरीके या हथकंडे अपनाने पड़े थे। जैसे जूनागढ़ था, हैदराबाद की थी, इसके राजा उस्मान अली खान थे, जम्मू कश्मीर के हरि सिंह राजा थे, मणिपुर की रियासत थी। तो ये 4 रियासतें ऐसी थी जो भारत में शामिल होना नहीं चाह रही थी, जिनके लिए जो था हमें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। यहाँ से जम्मू कश्मीर के बारे में हमें नहीं पढ़ना, ना ही जूनागढ़ के बारे में हमें पढ़ना है क्योंकि आपकी बुक में नहीं दिया गया। हमें सिर्फ पढ़ना है हैदराबाद के बारे में और मणिपुर के बारे में, ताकि आपको ये समझ आ जाए कि हमने जो था जहाँ पर बल प्रयोग करने की हमें जरूरत पड़ी तो वहाँ पे हमने बल प्रयोग भी करा, जहाँ पे रियासत आराम से शामिल हो गई तो हमने उसको प्यार से शामिल भी कर लिया। यहाँ से आपको सिर्फ यही समझ आएगा। और हैदराबाद पे भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि किस तरीके से जो है हैदराबाद का भारत में विलय किया गया। तो हैदराबाद के बारे में देख लीजिए। आज़ादी के पश्चात हैदराबाद के राजा जो थे उस्मान अली खान थे। कौन थे? उस्मान अली खान थे। अब यहाँ से 1 नंबर में क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि आज़ादी के पश्चात जो था उसके राजा कौन थे हैदराबाद के, तो हरि सिंह थे, ठीक है, ज्ञानचंद्र थे या उस्मान अली खान थे। तो उस्मान अली खान पे आपको टिक करना होगा, ठीक है, जो भारत में विलय के जो था विरुद्ध थे। विलय का मतलब होता है शामिल होने के लिए वो नहीं चाहते थे कि वो भारत में शामिल हो। और इस समय हैदराबाद की लगभग 85% जनसंख्या क्या थी? हिंदू थी, ठीक है। हैदराबाद की अगर ये भारत इससे अलग हो जाता तो लगभग बहुत सारी जनसंख्या जो थी हिंदू जनसंख्या वो भारत का हिस्सा नहीं रहती। तो इस वजह से भी हमें इसे शामिल करना था। और यह भारत के केंद्र में भी पड़ता था, मतलब बीच में पड़ता था। इस वजह से गाइज हमें इसे अगर तोड़ देते तो भारत किस तरीके से बढ़ जाता, उसका नक्शा ही पूरा बिगड़ जाता। तो इस वजह से गाइज हमें इसे शामिल करना था और हम अपनी एकता और अखंडता को बनाए रख पाए, इस वजह से भी हमें शामिल करना पड़ा। पटेल अनुसार, यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल, फुल नेम बता रहा हूँ मैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल अनुसार हैदराबाद भविष्य में पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के लिए कोई खतरा खड़ा कर सकता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का इस समय पे मानना था। वो राजनेता को बोलते थे कि भाई इसे हमें शामिल जरूर करना पड़ेगा। अगर हमने इसे छोड़ दिया, जो विरोध कर रहा है भारत में आसानी से शामिल नहीं होना चाह रहा, तो ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ मिलकर क्या करेगा, हमारे लिए कोई बहुत बड़ी मुसीबत खड़ा कर सकता है। क्योंकि इसके जो राजा थे वो एक मुस्लिम थे, उस्मान अली खान थे, ठीक है। तो इसी उद्देश्य से क्या किया गया, इसको हमने बहुत समझाया, नहीं माना। फिर आखिर में क्या हुआ गाइस, जब हमें लगा कि यहाँ पर युद्ध होगा, बल प्रयोग करना चाहिए, इसी परिणाम स्वरूप क्या हुआ गाइस, समझाने के परिणाम स्वरूप जब नहीं माना, 13 सितंबर 1947 को, डेट याद रख लो थोड़ा सा, 13 सितंबर 1946 को जो था भारतीय सेना को हैदराबाद में भेजा गया और दोनों की सेनाओं के मध्य गाइस क्या हुआ, युद्ध हुआ, जिसमें हैदराबाद की सेना हार गई। उसने क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण का मतलब है खुद से जो था उन्हें स्वीकार कर लिया कि हम हार चुके हैं, हम भारत में शामिल हो जाएंगे। तो यहाँ से आपको सिर्फ ये पढ़ाने का मकसद है कि आप ये समझ पाओ कि जहाँ पर हमें जरूरत पड़ी बल प्रयोग करने की, हमने वहाँ पे करा। जहाँ पर रियासतें आसानी से शामिल हो गई, हमने उनको आसानी से शामिल किया। जहाँ पे हमें थोड़ी समझ, सूझबूझ, कूटनीतिक नीति अपनानी पड़ी, तो वहाँ पे हमने उसका भी सहारा लिया। ये एग्जाम्पल इसीलिए दिया गया है आपको बुक के अंदर। अब एक बार गाइस हम यहाँ पे मणिपुर का एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे अपना राज्य पुनर्गठन आयोग। तो अब हम देख लेते हैं इस मणिपुर के बारे में कि मणिपुर को जो था किस तरीके से भारत में शामिल किया गया था। ये भी छोटी स्टोरी है, यहाँ से क्वेश्चन तो नहीं आता है, ठीक है, मैंने देखा भी नहीं और आता भी नहीं है मोस्टली। यहाँ से बस 1 नंबर में क्वेश्चन बहुत बार आता है, वो मैं आपको बताऊंगा, सुन लेना ध्यान से। तो मणिपुर के गाइस जो इस टाइम पीरियड में राजा थे उनका नाम था बोधचंद्र सिंह। या इनसे ना गाइस जो राजा महाराजा के नाम है, यहाँ से आपसे 1 नंबर में पूछा जा सकता है, तो याद रखना मणिपुर के राजा कौन थे, बोधचंद्र सिंह थे, ठीक है। इन्होंने आज़ादी से मात्र चंद दिन पूर्व, यानी कि थोड़े दिन पहले ही जब आज़ादी हमें नहीं मिली थी, भारत में शामिल होने हेतु विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। मतलब इन्होंने पहले ही भारतीय सरकार को विलय पत्र पर साइन करके दे दिए थे कि भाई मैं जो है भारत में शामिल होऊंगा। लेकिन ऐसा क्या हुआ भाई, इसने साइन कर दिया और बाद में शामिल नहीं होना चाहता था, ऐसी क्या समस्या आई, तो वो हमें समझना है, ठीक है। जिसके बदले मणिपुर को
उसकी आंतरिक स्वायत्ता बरकरार रहने का आश्वासन दिया गया था। जब इसने साइन करे थे ना विलय पत्र पे कि हम भारत में शामिल हो जाएंगे, तो भारतीय सरकार द्वारा भी इसको ये दलील दी गई थी कि आप हमारे भारत में शामिल तो हो रहे हो, तो हम भी आपको एक छूट दे रहे हैं कि हम आपकी जो आंतरिक स्वायत्ता है, मतलब कि आपके जो आंतरिक मामले होंगे उसमें हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये छूट दी गई थी किसको? मणिपुर को। ठीक है। महाराजा द्वारा सर्वप्रथम 1948 में लोकतांत्रिक रूप से चुनाव करवाए गए, जिसमें राजतंत्र शासन को बहुमत मिला। यहाँ से समझो, जब ये डिसाइड हुआ कि ये जो है भारत में शामिल रहे, मणिपुर हो जाएगा और उसकी आंतरिक स्वायत्ता को हम बनाए रखेंगे, तो राजा ने क्या करा, 1948 में जो था चुनाव करा दिया। वो चुनाव जो था लोकतांत्रिक रूप से और सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के आधार पर हुए थे, और इस प्रकार मणिपुर भारत का ऐसा पहला राज्य था जहां पर लोकतांत्रिक रूप से और सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार पे चुनाव कराए गए थे। तो यहाँ से 1 नंबर में यही क्वेश्चन पूछता है एग्जाम के अंदर कि भारत का ऐसा पहला राज्य कौन सा था जहां पर लोकतांत्रिक रूप से और सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के आधार पर जो था चुनाव करवाए गए थे। तो वो था गाइस हमारा मणिपुर। ये मैप में भी पूछ सकता है, 1 नंबर में ही पूछ सकता। तो याद रखना, जब राजा ने चुनाव कराए तो लोगों ने बोला कि नहीं, हम लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, राजा ही हमारा शासन करे, हमारे जो है शासन प्रणाली को वही चलाए। ठीक है। लेकिन मणिपुर की कांग्रेस चाहती थी कि यह भारत में शामिल हो जाए। ठीक है। मणिपुर की जो कांग्रेस थी वो चाहती थी कि मणिपुर भारत में शामिल हो जाए, जो उसने हस्ताक्षर कर रखे थे, जबकि वहाँ की जनता नहीं चाहती थी। तो यही थोड़ा सा बवाल हुआ था कि महाराजा ने तो पहले साइन कर दिए थे कि भाई हम भारत में शामिल हो जाएंगे, लेकिन उसकी जनता नहीं मान रही थी, जबकि कांग्रेस भी चाहती थी कि वो शामिल हो जाए। और वहीं इसकी विधानसभा जो थी ना, किसकी, मणिपुर की विधानसभा, वो भी नहीं चाहती थी जनता के साथ साथ कि मणिपुर भारत में शामिल हो। तो इस वजह से थोड़ा टाइम लगा था हमें मणिपुर को भारत में शामिल करने के लिए, कि उसने पहले साइन कर दिए थे लेकिन उसको थोड़ा सा समय लग गया भारत में शामिल होने के लिए। क्यों? क्योंकि उसकी विधानसभा और जनता जो थी वो नहीं चाहती थी, वो चाहते थे कि यहाँ पे राजतंत्र ही रहे। ठीक है। लेकिन क्या हुआ गाइस, अंततः भारतीय सरकार द्वारा राजा पर दबाव डालकर मणिपुर को जो था भारत में शामिल कर लिया गया था। जनता ने विरोध किया, उसकी विधानसभा ने विरोध किया, लेकिन भारतीय सरकार द्वारा दबाव डाला गया। ठीक है। उसको समझाया बुझाया और इस तरीके से मणिपुर को भी जो था भारत में शामिल कर लिया गया था। तो यहाँ से आप समझ गए 1 नंबर में क्वेश्चन किस तरीके से आता, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। ठीक है। अब हम बात करेंगे गाइस अपना राज्यों का पुनर्गठन, जो आपकी एनसीईआरटी में हेडिंग है। ये राज्यों का पुनर्गठन क्या है, पहले ये समझो। मैंने आपको बताया था कि ब्रिटिश इंडिया जब था, यानी कि भारत आज़ादी से पहले ब्रिटिश इंडिया कहलाता था। प्रशासन जो होता था 2 स्तर पे चलता था। एक वो क्षेत्र थे जहाँ पर ब्रिटिश सरकार डायरेक्ट शासन चलाती थी, जिन्हें क्या बोलते थे, ब्रिटिश प्रांत बोलते थे। कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहाँ पे राजा महाराजा शासन चलाते थे। ठीक है। और वो ब्रिटिश सरकार के अधीन होते थे। उन्हें क्या बोलते थे, देसी रियासतें या रजवाड़े बोलते थे, जैसे जम्मू कश्मीर की रियासत, हैदराबाद की रियासत, मणिपुर की रियासत। ठीक है। इस तरीके से रियासतें थी। तो गाइस जैसे भारत आज़ाद हुआ तो भारत जो था उस टाइम पीरियड में देसी रियासतें थी उस टाइम पीरियड में लगभग 565, जिनका किस तरीके से विलय किया गया वो हम पढ़ चुके हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा। अब जो ब्रिटिश प्रांतों वाला कॉन्सेप्ट था ना, उसको हमें खत्म करना था। और आज के जो हम राज्य देख रहे हैं भारत में, आज कितने राज्य हैं प्रेजेंट टाइम में, कमेंट करके बताओ कि आपका क्वेश्चन है। तो आज के टाइम पे जितने राज्य है ना, हर राज्य का अपना एक क्षेत्रफल है, अपनी बाउंड्रीज हैं। तो हमें ये वाला कॉन्सेप्ट लाना था भाई, ब्रिटिश प्रांतों को खत्म करके राज्य लाने थे, राज्य वाला कॉन्सेप्ट लाना था। यही है हमारा राज्यों का पुनर्गठन। ठीक है। तो ये कैसे फिक्स किया जाता कि किस राज्य का क्षेत्रफल कितना होगा, अगर किसी की सीमा तय की जाएगी तो उसका आधार क्या होगा, ये गाइस हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी। और ऐसा नहीं था कि बंटवारे के साथ जो था, बंटवारे के बाद और रियासतों के विलय के बाद जो था भारत की राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां खत्म हो चुकी थी, ऐसा नहीं था। बल्कि भारत के सामने जो था, अब इन रजवाड़ जो हमारे प्रांत थे उनकी आंतरिक सीमाओं को हमें तय करना था, उनको जो था हमें सुनिश्चित करना था। ये हमारे पास अभी समस्या बची हुई थी। तो इसका समाधान किस तरीके से निकाला गया, तो इसका समाधान जो था गाइस, हमने भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया था। इस तरीके से जो था हमने इस समस्या को भी रिजॉल्व कर लिया था। लेकिन प्रारंभ में जो था उल्टा था। प्रारंभ में ये सब कुछ फिक्स नहीं था कि भाषा के आधार पर ही होगा। वो तो एक कुछ टर्निंग पॉइंट आया था, एक घटना घटी थी जिससे ये पता फिक्स हो गया था कि भाई राज्यों का जो पुनर्गठन होगा भाषा के आधार पर होगा। प्रारंभ में जो था हमारे राष्ट्र निर्माता जो लोग थे वो ये प्रारंभ में जो था उनके मध्य ये सहमति नहीं थी कि भारत में भाषा के आधार पर जो है राज्यों का गठन किया जाएगा। वो ये नहीं डिसाइड कर पा रहे थे कि किस राज्य का क्षेत्रफल कहाँ से कहाँ तक होगा, किस राज्य की सीमा कहाँ से कहाँ तक बनाई जाएगी, अगर वो बनाई भी जाएगी तो वो किस आधार पर बनाई जाएगी उतनी सीमा। ये सारे जो था
विभिन्न मत थे लोगों के, ठीक है, डाउट थे लोगों के मन में। तो ये गाइस क्यों थे? क्योंकि इस समय जो था गाइस भारत विशाल विविधताओं वाला देश था। आपको पता है भारत में जो अनेक भाषा, संस्कृति, बोलियों वाले लोग रहते हैं। तो इस वजह से जो था, अगर हम भाषा के आधार पर कहीं ना कहीं भारत को अलग करते, राज्यों का निर्माण करते, तो आप सोच सकते हो कि भारत में कितनी बोलियां हैं और कितनी भाषाएं हैं, राइट। तो ऐसे में भारत कितने टुकड़ों में बढ़ता, बोलियों के आधार पर भी होता, भाषा के आधार पर भी। तो ऐसा करने से क्या होता गाइस कि एकता और अखंडता जो थी उसको ठेस पहुंच सकती थी भारत की। तो इस वजह से गाइस प्रारंभ में जो हमारे राष्ट्र निर्माता थे वो ये नहीं चाहते थे, सरकार ये नहीं चाहती थी कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए। लेकिन ये घटना ऐसे घट गई भाई जिसने ये सिद्धि कर दिया कि भाई अब तो भाषा के आधार पर ही राज्यों का गठन होगा। तो वो आपको थोड़ी सी समझनी है। वहां से उसी से जो है राज्य पुनर्गठन आयोग बनता है और फिर हमारे राज्यों की स्थापना होती है। तो हम वो देख लेते हैं। तो गाइस अब हम वो घटना देख लेते हैं जिस घटना की वजह से जो था हमें राज्य पुनर्गठन आयोग बनाना पड़ा, और उसी के माध्यम से जो था हमने भाषा के आधार पर जो था राज्यों का पुनर्गठन करा था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, स्टार्टिंग में जो था ये फिक्स नहीं था कि भाषा के आधार पर गाइस हम राज्यों का पुनर्गठन करेंगे। लेकिन एक घटना ऐसी घटी थी जिसकी वजह से हमने ये सुनिश्चित कर लिया था कि अब भाषा के आधार पर ही हम राज्यों का आगे पुनर्गठन करते जाएंगे। तो वो घटना क्या थी, वो घटना आप जान लीजिए। तो आज़ादी के पश्चात आंध्र प्रदेश, यानी कि जो आज का आंध्र प्रदेश है ना, ठीक है, आज के आंध्र प्रदेश में गाइस विशाल आंध्र आंदोलन हुआ। कौन सा आंदोलन हुआ? आंध्र आंदोलन हुआ, जिसके अनुसार तेलुगु भाषी इलाके को तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश नामक राज्य बनाया जाए। अब थोड़ा सा यहाँ से समझिए कि उस टाइम पीरियड में गाइस जो बम्बई आपका जो वो था आपका मद्रास जो प्रांत था ना गाइस, मद्रास प्रांत में जो था आज का आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक का कुछ हिस्सा जो था शामिल था। तो मैंने आपको बताया भी था पढ़ाते हुए कि आज के जो राज्य हैं गाइस, कुछ राज्यों को मिलाकर एक प्रांत बनता था ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे। तो उस ब्रिटिश इंडिया का जो वो बम्बई आपका प्रांत था, आपका मद्रास प्रांत था, तो उसमें तमिल भाषा वाले लोग भी थे, ठीक है, तेलुगु भाषा वाले भी लोग थे। तो उसमें गए जितने हिस्से में तेलुगु भाषा वाले लोग थे ना, किसमें, मद्रास प्रांत के अंदर, तो वो चाहते थे कि हमारी जहाँ तक भाषा बोली जाती है जितने क्षेत्रफल में, उतने क्षेत्रफल को जो है हम आंध्र प्रदेश के नाम से राज्य बना दिया जाए। इन्होंने क्या करना, आंदोलन करना शुरू कर दिया। किनने? तेलुगु भाषा बोलने वाले जो लोग थे बम्बई आपके मद्रास प्रांत के अंदर। तो इस आंदोलन का जो नेतृत्व करा था वो थे आपके कांग्रेसी नेता पोटिक श्री रामुलु, ठीक है, पोटिक श्री रामुलु जो थे गाइस इस आंदोलन का नेतृत्वकारी थे। उन्होंने क्या करा गाइस, वो अनिश्चित काल तक भूख हड़ताल पर बैठ गए, मतलब उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। जितने दिन तक वो बैठ सकते थे बैठे। परिणाम स्वरूप क्या हुआ गाइस, 56 दिन तक वो बैठ पाए और 56 दिन के बाद जो था गाइस उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। अब उनकी मृत्यु हो गई इस नेता की, किसकी वजह से हुई? इन लोगों की वजह से हुई, क्योंकि वो इनकी मांगों को पूरा करवाना चाह रहे थे। तो इस वजह से गाइस लोगों को ठेस पहुंची और लोग जो था गाइस इनकी मृत्यु का बदला लेने के लिए जो था अपनी मांग को मनवाने के लिए क्या हुआ, सड़कों पर आ गए। लोग क्या हुआ गए, सड़कों पे आ गए, आंदोलन हुए, लोगों ने आकर आंदोलन शुरू करे, दंगे फसाद करे। पुलिस ने भी गाइस बचाव के लिए कई हथकंडे अपनाए, पुलिस ने फायरिंग भी की। फायरिंग में जो था गाइस कई लोग मारे गए। तो ये बहुत भयंकर हिंसक घटना घटी थी इस टाइम पीरियड में, जिससे ये सिद्ध हो गया था कि भारत में जो है भाई हमें भाषा के आधार पर ही राज्य का गठन कर देना चाहिए। और जब ये घटना घटी गाइस तो इसका सबसे बड़ा परिणाम ये निकला कि 1952 में जो था हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो था आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर पहला राज्य बना दिया गया था। तो ये घटना थी गाइस जिसके बदौलत जो था हमारा भाषा के आधार पर पहला राज्य बना था। वो कौन सा था? आंध्र प्रदेश था, 1952 में बना था। एक नंबर में पूछा जा सकता है, याद रखना। लेकिन ऐसा नहीं था गाइस कि इसी घटना के परिणाम स्वरूप जो था सिद्ध हो गया था कि भाषा के आधार पर राज्य बनेंगे, बल्कि 1920 में गाइस कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था, नागपुर सम्मेलन। उस सम्मेलन में कांग्रेस ने डिसाइड कर रखा था 1920 में ही पहले से कि हम भारत में जो राज्यों का गठन करेंगे वो किसके आधार पर करेंगे, भाषा के आधार पर करेंगे। तो ये कांग्रेस की पहले से भी कहीं ना कहीं रणनीति थी। और दूसरा ये घटना घट गई जिसकी वजह से गाइस ये फिक्स हो गया था कि अब भारत में जो है राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर ही कर देना चाहिए। इसी के बदौलत क्या हुआ गाइस, 1953 में उच्च न्यायालय के भूतपूर्व यानी कि रिटायर जो न्यायाधीश थे फजल अली, नाम याद रखना है, फजल अली की अध्यक्षता में जो था 3 व्यक्तियों की नियुक्ति की गई और इन 3 व्यक्तियों द्वारा जो था राज्य पुनर्गठन आयोग निर्मित किया गया था। ये राज्य पुनर्गठन आयोग कब बनाया गया था? तो 1953 में बनाया गया था। और किसकी अध्यक्षता में बनाया गया था? तो फजल अली की अध्यक्षता में जो था ये आयोग बनाया गया था, डिपार्टमेंट बनाया गया था जो भारत में राज्यों की सीमा को निर्धारित करेगा, कहाँ से लेकर कहाँ तक एक राज्य की बाउंड्री होगी और कितने राज्य भारत में होंगे। मेनली ये इसका काम था। और इसकी सिफारिश क्या थी? तो सिफारिश भी
आपसे पूछ सकता है। तो इसकी सिफारिश यही थी कि भारत में राज्यों का जो गठन किया जाएगा वो भाषा के आधार पर होना चाहिए, मतलब जिस एरिया तक, जितने क्षेत्रफल तक जो सी भाषा बोली जा रही है उतने हिस्से को, उतने क्षेत्रफल को हम उस भाषा के आधार पर राज्यों में तब्दील कर देंगे, ठीक है। और इसने जो था 1955 में अपनी रिपोर्ट पेश की संसद के सामने, सरकार के सामने, और इस आयोग ने जो था अपनी रिपोर्ट पेश की 1955 में। और 1956 में जो था गाइस, इस प्रकार इसकी जो प्रस्ताव था कि भारत में राज्यों का जो गठन किया जाएगा भाषा के आधार पर हो, इस प्रस्ताव को जो था 1956 में मंजूरी दे दी गई सरकार के द्वारा। और इस प्रकार सर्वप्रथम भारत में जो था 14 राज्य बने पहली बार भाषा के आधार पर, और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। तो यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि स्टार्टिंग में कितने राज्य बनाए गए थे, तो 14 थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, और आज इनकी संख्या चेंज हो चुकी है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना क्यों की जाती है, क्योंकि एक आंदोलन होता है जिसे हम आंध्र आंदोलन के नाम से जानते हैं, और दूसरा 1920 के नागपुर सम्मेलन में भी डिसाइड कर रखा था कि भाषा के आधार पर होगा। इस वजह से हमें डिपार्टमेंट बनाना पड़ा, जिसकी मांग थी, जिसकी सिफारिश यही थी कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कर दिया जाए। 3 सदस्यों को मिलाकर किया गया था। स्टार्टिंग में 14 राज्य बनाए गए, 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि सभी राज्यों को भाषा के आधार पर इनका गठन कर दिया गया। कुछ राज्य ऐसे भी थे जिनका संस्कृति के आधार पर भी जो था गठन किया गया था, जैसे आपका उत्तराखंड हो गया, ठीक है, उत्तरांचल हो गया, आपका छत्तीसगढ़ हो गया। ये जो राज्य थे ये संस्कृति के आधार पर बनाए गए थे आगे जाके, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इस तरीके से बम्बई, जो आपका बम्बई प्रांत था वो टूटा था 1960 में, उससे आपका महाराष्ट्र और गुजरात बने थे। असम से जो था आपका मणिपुर, त्रिपुरा, ठीक है, आपका ये सारे प्रांत बने थे। तो इस तरीके से ये प्रांत टूटते गए थे। आपका वृत्तर पंजाब से पंजाब बना था, हिमाचल प्रदेश बना था, ठीक है, हरियाणा बना था। तो इस तरीके से बहुत बड़े बड़े जो प्रांत थे ना उनसे राज्य बनाए गए थे तोड़ तोड़ के, ठीक है, भाषा के आधार पर। जबकि संस्कृति के आधार पर भी राज्य बनाए गए थे, वो भी मैंने आपको बता दिया। तो मैप में अगर आपसे पूछे या घुमाकर पूछे तो आप उसको समझ पाए। सबका आपको टाइम पीरियड दे रखा है, कौन सा राज्य किससे टूटकर बना है वो आप बुक में देख सकते हो। तो ये पार्ट गाइस हमारा यहीं पर फिनिश हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। और पहला राज्य जो बना था 1952 में बना था, वो कौन सा था? आंध्र प्रदेश। आपको याद रखना है। आई बिलीव आपको इस वीडियो को देखकर बहुत अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। कोई डाउट रहेगा पूछ सकते हो। और आपका क्वेश्चन ये है कि वर्तमान में आप कितने राज्य हैं, ठीक है, और 29वां राज्य जो था वो कब बनाया गया था। दोबारा से क्वेश्चन सुन लो, 2 क्वेश्चन है। पहला कि 29वां राज्य भारत का कौन सा था, कब बना था, और वर्तमान में भारत के कितने राज्य हैं। ये आपके 2 क्वेश्चन हैं। अब हम मिलेंगे गाइस अपने नेक्स्ट चैप्टर में, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट वाले में। तो गाइस वीडियो कैसी लगे कमेंट कर देना, शेयर कर देना बच्चों को। तब तक के लिए गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।